बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 23 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं आपको बता दूं, इसके माध्यम से आप बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और रही बात यहां पर इस श्रृंखला के पीडीएफ फाइल की, तो तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं पर आपको एक साथ सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। यह प्रश्न था कि हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बताएं कि यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, यानी कि गौरैया जो ये बिहार का राजकीय पक्षी है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि गंगा पथ पटना में हाल ही में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार की महिला टीम पहले स्थान पर रही है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें कई सारे फैक्ट है जो कि एग्जाम पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि हाल ही में 18 से 19 मार्च 2023 को गंगा पथ पटना में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार की बेटियों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपको ध्यान रखना यह पटना में गंगा पथ पे यह आयोजित हुआ था। ऐसे में बिहार की महिला टीम शीर्ष स्थान हासिल की है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता में 40 किलोमीटर वर्ग में बिहार की बेटी मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया और वहीं पे बिहार की बेटी बेबी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल और पश्चिम बंगाल की रिया विश्वास ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस कैटेगरी को यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 40 किलोमीटर वाला जो कैटेगरी था इसमें ये तीनों पदक में 2 पदक बिहार को मिला, 1 पदक पश्चिम बंगाल को। वहीं पे कुछ अन्य कैटेगरी की बात करें तो जूनियर वर्ग के 24 किलोमीटर वर्ग में बिहार की बेटी गुड़िया ने स्वर्ण, विनीता ने रजत और पश्चिम बंगाल की रिया रॉय ने कांस्य पदक हासिल किया। जबकि सब जूनियर वर्ग में 16 किलोमीटर की बात करें तो इसमें बिहार की सुहानी ने स्वर्ण पदक और शालिनी ने रजत और झारखंड की सिंधु लता ने कांस्य पदक जीता। तो कुल मिला के बात करें तो इसमें जो कि अभी हाल में पटना में आयोजित हुआ ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसमें बिहार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आप सभी को पिछले वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया था कि हाल ही में 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाए तो सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद ही सही विकल्प का हमें चयन करना है। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है तो हमें सत्य कथन की ही पहचान करना है। जैसे कि पहला विकल्प हमारा यहाँ पर यह है कि 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था। यहाँ पे एक्चुअली में बिहार की बात कही जा रही है कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 1912 में बिहार भारत का 12वां राज्य बना था, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरे विकल्प की बात करें तो 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा विकल्प है 2000 में, यानी कि सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, यह भी बिल्कुल सत्य है। और अगला ऑप्शन नंबर डी यानी कि विकल्प नंबर डी है कि बिहार दिवस 2023 की थीम है जल जीवन हरियाली। तो ये विकल्प यहाँ पे हमारा सही नहीं है। तो 3 विकल्प ए, बी और सी इस प्रश्न का सही होता है। तो ऐसे में बीपीएससी की दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही है। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी हमने शामिल किया है कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। और ऐसे में आपको ये ध्यान रखना ये 111वां स्थापना दिवस युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ मनाया गया है। इसी पर यह केंद्रित रहा, इसी विषय के साथ ये मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर था कि बिहार दिवस 2023 की थीम जल जीवन हरियाली। एक्चुअली में 2023 की थीम नहीं बल्कि ये 2022 की थीम थी, जो कि 2022 में बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया
वहां पर ये इसकी थीम थी। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिख दिया कि जबकि 110वां बिहार दिवस जो कि 2022 में मनाया गया, इसकी थीम जल जीवन हरियाली थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दूं कि 2023 में जो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ, तो ये 7 निश्चय योजना जो कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है उसी के अंतर्गत ये समाहित है। इसी के तहत ये मतलब कि थीम को रखा गया है, ये यहाँ से ध्यान रखेगा। और बात करें हम यहाँ पे 7 निश्चय योजना की, तो इसकी जानकारी कई दफा हमने दिया है कि वर्तमान समय में 2020 से 7 निश्चय योजना का द्वितीय चरण चल रहा है, ये ध्यान रखेगा। पहले चरण की जो शुरुआत हुई थी ये 2015 में हुई थी 7 निश्चय योजना की। ये सारी बातें हमने कई बार आपको बतलाई, ये तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को हमने बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर शामिल किया है जो आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े की बात करें तो ये आपके समक्ष, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर हमने जनसंख्या की चर्चा किया, वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो 10 की वृद्धि के बारे में हमने चर्चा किया है और जनसंख्या घनत्व की बात किया है। तो ये सभी जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला था शिवहर, जहां पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला था जिला कैमूर, जहां पर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। ओवरऑल 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से चीजों का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता से संबंधित जो भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो 2011 की जनगणना से अगर हम बात करें तो ऐसे में यही सारे पॉइंट आपके एग्जाम में बनेंगे। तो सभी को यहाँ पर एक जगह हमने एकत्रित किया, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त हम बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात से संबंधित ये 3 जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का वार्षिकांक जो बिहार स्पेशल है इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और देखिए, समझिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आगामी 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से हेल्प होगी। टेलीग्राम से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर भी करंट अफेयर्स कोर्स के अंतर्गत जहां पर आप देखेंगे ये आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। चलते हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे जयश्री, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी आपको दे दूं। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और यह 1942 में अस्तित्व में आया था और 2023 में इसके लिए चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर भारत में दिए जाने वाले साहित्यिक पुरस्कारों की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में 3 साहित्यिक पुरस्कारों की मतलब स्थापना की गई थी। इन 3 साहित्यिक पुरस्कारों में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। तो ऐसे में भी हाल ही में 32वां सम्मान समारोह आयोजित हुआ, ऐसे में सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार की घोषणा हुई है और इसको लेकर के आप यहाँ पर ये तीनों फैक्ट को याद रखेंगे। कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये एक फेवरेट टॉपिक है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा है कि 32वां सरस्वती सम्मान जो कि तमिल लेखिका शिव शंकरी को पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया, जबकि 32वें व्यास सम्मान की बात करें तो प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर शखीरी के लिए। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारी बातें यहां से ध्यान रखेगा। इन तीनों पुरस्कारों की स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा, इसी के द्वारा ये तीनों पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ये तमाम बातें कई बार हमने आपको बताया है, सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे हमारा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया है। पुरुष वर्ग की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं।
इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह और अनुभवी महिला गोलकीपर सविता पुनिया को हाल ही में हॉकी इंडिया ने अपने 5वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2022 में क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से नवाजा है। यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 2022 के लिए जो पुरस्कार प्रदान किया गया हॉकी इंडिया की तरफ से, ये इसका 22वां पुरस्कार समारोह था। इसमें पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया किन्हें, आपको ध्यान रखना है, सविता पुनिया की, जो कि महिला टीम में गोलकीपर की भूमिका अदा करती है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। वह पे अगले पॉइंट में कुछ और भी पुरस्कारों की बात करें तो पुरस्कार समारोह में 2021 के लिए हॉकी लीजेंड और 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता वाली टीम यानी कि जीतने वाली टीम के सदस्य रहे अमित सिंह बख्शी को हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, VBI प्रश्नों की श्रेणी में से रखेंगे। हम बात करें यहाँ पर अमित सिंह बख्शी को अभी हाल ही में इन्हें हॉकी इंडिया की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 के भी पुरस्कारों की घोषणा हुई, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि हरमनप्रीत सिंह और सविता को वर्ष 2021 के प्लेयर ऑफ द ईयर, जो कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए दिया गया, यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चीजें भी यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। और जो नई वाली कॉपी हमने आपको तैयार करने के लिए कहा था, वहां पर इस सारी बातों को आप लोग अवश्य नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब चर्चा कर रहे थे हॉकी की, तो हॉकी से संबंधित तथ्यों को यहाँ पर हमने शामिल किया है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही के दिनों में यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो वे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, सभी को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, सारे तथ्यों को पढ़िए, आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे तथ्यों को एक ही जगह हमने सम्मिलित किया है, आने वाले समय में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा KR पार्वती, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जानकारी दूं कि भारतीय मूल के कवि लमदम रामास्वामी पार्वती को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है, शॉर्ट में KR पार्वती के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट और भी हैं, जैसे कि इससे पहले KR पार्वती तुर्की और अफगानिस्तान में विश्व खाद्य कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, इनके बारे में कुछ बातें लिखी गई। हालांकि यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जुलाई 2022 में एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया था। जुलाई 2022 का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बने। जुलाई 2022 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था एंटोनियो गुटेरेस द्वारा। एक अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। एग्जाम में ये भी ध्यान रखना आपको, बस यही आपको नहीं पढ़ना है कि एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है, बल्कि ये भी पूछे जा सकते हैं कि वे किस देश के रहने वाले हैं। तो वे पुर्तगाल के, मूल रूप से पुर्तगाल के ही निवासी हैं, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। चूंकि संयुक्त राष्ट्र की बात है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक अहम जानकारी आप यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। वर्तमान समय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में से आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये इसके कुल मिलाकर 6 अंग हैं, जहां से आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। विकल्पों में इस तरह से सारे विकल्प देकर आपको उलझाया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों का नाम यहाँ से ध्यान रखिएगा। और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के बारे में जुड़ी हुई जो जानकारी थी, हालांकि हमने कई बार आपको दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये तमाम जानकारी हालांकि हमने आपको पहले भी दे दिया है। अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला यहाँ पर होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। बताएं कि वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये टिम पेन है। ये आपको ध्यान रखना है, अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है।
ऐसे में जो प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। आप इस जर्सी को देखकर समझ चुके होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व क्रिकेटर हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा की है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, खास करके क्रिकेटरों की बात करें जो क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें रिसेंटली कितने खिलाड़ियों ने, कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो आप यहाँ पर जान चुके हैं अभी हाल ही में पूर्व कप्तान जो कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जनवरी 2023 में भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एरन फिंच ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्रिकेट की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी जो कि अहम जानकारी है यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। ये जानकारी यहाँ पर यह है कि वर्ष 2022 में आईसीसी T20 विश्व कप का 8वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखना है। और इस T20 विश्व कप यानी कि इस T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया। T20 विश्व कप का जो समापन हुआ, जिसमें इंग्लैंड टीम विजेता रही पाकिस्तान को हराकर, और इसके संस्करण के समापन के बाद जो मोस्ट वैल्यूड टीम का चयन किया गया आईसीसी की तरफ से, इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों को जगह दिया गया, जिसमें कि एक विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा आईसीसी T20 विश्व कप के 8वें संस्करण से संबंधित, कि इसका जो आयोजन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसका खिताब अभी हाल ही में इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। और किस देश को हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर, अर्थात पाकिस्तान इस कि T20 का 8वें संस्करण का उप विजेता रहा है। बात करें यहाँ पर T20 विश्व कप की, तो पहला संस्करण जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था, पाकिस्तान को हराकर भारत ने T20 का पहला संस्करण अपने नाम किया था। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर्स सिंगल से खिताब अपने नाम किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्लोस अल्कारेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3 और 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। ये सिंगल्स कैटेगरी में यानी कि एकल खिताब इन्होंने अपने नाम किया। इस वर्ग में इसका जो खिताब होता है, इन्होंने अभी हाल ही में इसे अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस जीत के साथ ही वे फिर से दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है, ये ध्यान रखना। हालांकि इसके बारे में कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि 19 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज पिछले साल 2022 में यूएस ओपन टेनिस 2022 का खिताब अपने नाम किया था, और यह कैरियर का उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, साथ ही वे 1971 के बाद एटीपी रैंकिंग में पहले या फिर नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बने थे। लेकिन हाल ही में इन्होंने, यानी कार्लोस अल्कारेज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर का जो खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ये दूसरी बार ये एटीपी रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर है, ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इन सब के अतिरिक्त कई सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये ग्रैंड स्लैम आखिर क्या होता है, ग्रैंड स्लैम जो खिताब है, ये ग्रैंड स्लैम आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें तो ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिन्हें कि मेजर भी कहा जाता है। इन ग्रैंड स्लैम में जो 4 टूर्नामेंट होते हैं उसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, उसके बाद यूएस ओपन, तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, साथ साथ चौथे नंबर पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। बात करें यहाँ पर चारों टूर्नामेंट की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जबकि फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन ओपन की बात करें तो ये घास पर खेला जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, कोई भी सिंगल खिलाड़ी या फिर डबल्स टीम एक साल में अगर चारों टूर्नामेंट जीतती है तो उसे ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे देखेंगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। आप इसे विस्तार से अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ग्रैंड स्लैम आखिर होता क्या है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी
दूं कि 26 मार्च से बीपीएससी मेकर ऐप पर 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला ऑनलाइन मोड में, साथ साथ यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रश्न जो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में शामिल होंगे सभी का आपको पीडीएफ में विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो सभी बातों को ध्यान रखना। अगर आप घर बैठे तैयारी में लगे हैं तो अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ से आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन होगा और चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलेगी। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में खेले गए ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो ईरानी कप 2022-23 का खिताब अभी हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने अपने नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में विस्तृत तथ्यों की चर्चा अगर हम करें तो ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में खेले गए ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। दरअसल यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया इस फाइनल मुकाबले में, और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने जिन्होंने इस खिताब को यानी कि ईरानी कप को अपने नाम किया 2022-23 संस्करण का, इसके कप्तान कौन है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टीम के कप्तान है मौजूदा समय में मयंक अग्रवाल। इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें ईरानी कप की, तो ईरानी कप को पहले ईरानी ट्रॉफी कहा जाता था और ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो यह टूर्नामेंट वर्ष 1959-60 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने पर जेड.आर. ईरानी के नाम पर शुरू किया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, सीजन 1959-60 में इसकी शुरुआत हुई थी और 25 वर्ष रणजी ट्रॉफी का पूरा हुआ था और इसके उपलक्ष्य ही जेड.आर. ईरानी के नाम पर इस प्रतियोगिता का यानी कि ईरानी कप की शुरुआत हुई थी। उस समय जब शुरुआत हुई थी इसे ईरानी ट्रॉफी कहा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में इसे ईरानी कप के नाम से जाना जाता है। 2022-23 के लिए इस खिताब को रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह क्रिकेट प्रतियोगिता वर्तमान रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारतीय टीम के बीच सालाना यानी कि वार्षिक रूप में खेला जाता है। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रस्ताव के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। दरअसल आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि बाजरा की वैश्विक उत्पादकता को बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण और फसल चक्रण का बेहतरीन उपयोग करने तथा खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप में बाजरे को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 से घोषित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाजरा को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ मार्च 2023 में 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल के विराटनगर में इसका अभी हाल ही में आयोजन हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में 17, 18 और 19 मार्च 2023 को यानी कि 3 दिवसीय नेपाल के विराट नगर में 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य सम्मेलन या फिर साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। और आपको ध्यान रखना, नेपाल की चर्चा हुई है तो नेपाल से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हमने शामिल किया है कि हाल ही में रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2008 में नेपाल में गणतंत्र व्यवस्था लागू हुई थी और गणतंत्र व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप अभी ये तीसरा चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो ऐसे में अभी हाल ही में रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए, जबकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो हाल ही में तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि नेपाल में 1959 में पहला आम चुनाव हुआ था और विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। बात करें यहाँ पर नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री की, तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। ये भी यहाँ से नोट करना है। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ली सिंग फैंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी देने की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 से बर्मिंघम में आयोजित की गई। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ ये बर्मिंघम में किया गया। और बर्मिंघम की बात यही है तो आपको जानकारी सबसे पहले ये दे दूं कि बर्मिंघम में ही 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था। आपको जानकारी विस्तार पूर्वक दिया गया था।
फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसमें दक्षिण कोरिया के ली सी फेंग ने चीनी सेटलर शी यू क्यूई को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। इसकी विजेता रही दक्षिण कोरिया की ली सी फेंग और इन्होंने चीनी सेटलर शी यू क्यूई को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो चीनी सेटलर शी यू क्वी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक की स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। यानी कि टोक्यो 2020 जो कि आयोजित हुआ 2021 में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टोक्यो 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से देरी हुई थी, इसीलिए वर्ष 2021 में इसका आयोजन किया गया था। तो ऐसे में हालांकि इसका नाम तो टोक्यो 2020 है, लेकिन ये 2021 में आयोजित हुआ। बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की तो अक्टूबर 2022 में, चूंकि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है तो दक्षिण कोरिया के बारे में यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया है कि अक्टूबर 2022 में दक्षिण कोरिया ने स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से पहली बार चंद्रमा के लिए अपना मिशन धनुरी लॉन्च किया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस खिताब को भी हाल ही में दक्षिण कोरिया के ली सी फेंग ने अपने नाम किया है। तो दक्षिण कोरिया से संबंधित ये पॉइंट था, आप लोग यहाँ पर रिवीजन पर्पज से इसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का नाम है मिशन धनुरी, जो कि स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट से पहली बार लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। प्रश्न है कि बांग्लादेश के पहले सबमरीन बेस का नाम क्या है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीएनएस शेख हसीना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने आधिकारिक निवास गण भवन से बीएनएस शेख हसीना नाम की सबमरीन बेस का उद्घाटन किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास को गण भवन के नाम से जाना जाता है। यही से इन्होंने इस सबमरीन बेस का उद्घाटन किया जिसका नाम है बीएनएस शेख हसीना। हालांकि इस सबमरीन बेस की बात करें तो इसके निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार ने सितंबर 2019 में चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे ये प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाली है। और आपका जो एग्जाम है 69वीं बीपीएससी, ये परीक्षा तिथि जो है संभावित तिथि जो कि प्रस्तावित है ये 30 सितंबर 2023 है। अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। इसी कोर्स में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। इस कोर्स में आपका सिलेबस आधारित नोट्स आदि शामिल है। सिलेबस आधारित नोट्स की बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिलेगा। ये तमाम नोट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी आपको इसी कोर्स में मिलने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से इस कोर्स में शामिल हो जाइए और यहाँ से अपनी तैयारी को एक नई दिशा देकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।